गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद तिवारी, लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर। आज हम सभी क्लास 12 के स्टूडेंट निबंध रचना के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम सभी निबंध क्या होता है, निबंध किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करें। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, निह धन बंध। अर्थात निह का अर्थ होता है भली प्रकार और बंध का अर्थ होता है बांधा हुआ। तो निह धन बंध अर्थात भली प्रकार बंधा हुआ, इसे हम कहते हैं निबंध। निबंध में निबंध शब्द दो पदों से मिलकर बना है, निह धन बंध। निह का अर्थ होता है भली प्रकार और बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। अर्थात अपने भावों और विचारों को, अपने भाव और विचारों को किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से तथा पूरी स्पष्टता के साथ लिखकर व्यक्त करना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध इतना संक्षेप में नहीं लिखना चाहिए कि बात पूरी तरह स्पष्ट न हो सके, परंतु साथ ही इसे अनावश्यक विस्तार भी नहीं देना चाहिए। इससे विचारों में शिथिलता आ जाती है। सामान्यतः परीक्षा में लिखे जाने वाले निबंध को अधिक कम से कम 250 और अधिक से अधिक 400 शब्दों में ही लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप निबंध को बहुत विस्तार करेंगे तो त्रुटियां होने लगती हैं और हम अपने विषय से अलग हट जाते हैं। निबंध लेखन की कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, आवश्यक बातें होती हैं, उस पर हम हमेशा ध्यान रखें तो अच्छा है। पहली बात होती है, जिस विषय पर निबंध लिखना है उसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। बिना कलेक्शन के, बिना मटेरियल के हम निबंध नहीं लिख सकते। वह मटेरियल क्या है? शब्दों का मटेरियल होना चाहिए, शब्दों का कलेक्शन होना चाहिए। प्रख्यात विद्वानों द्वारा, श्रेष्ठ लेखकों द्वारा उस विषय में लिखे गए निबंधों एवं लेखों का लगातार अध्ययन जानकारी जुटाने में सहायक होता है। बड़े बड़े लेखक, कहानीकार अपनी बातों को, अपने मत को जो समाज में रखे हैं, उसकी जानकारी जुटा करके जब हम निबंध रचना में प्रयोग करते हैं तो हमारा निबंध बहुत ही रोचक और बड़ा ही आकर्षक होता है। दूसरी जानकारी यह होनी चाहिए कि व्यवस्थित करने के लिए पहले मन में या किसी कागज पर विषय की पूरी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हमारा विषय क्या है और उसका रूपरेखा कैसा होना चाहिए। यह जरूरी है इकट्ठा करना। तीसरी बात, निबंध किस प्रकार प्रस्तुत करना है और किस निर्णय पर पहुंचना है, यह दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस निर्णय पर पहुंचे, ये जानकारी हमको अवश्य इकट्ठा करनी चाहिए। चौथी बातें, इसी दृष्टिकोण के साथ रूपरेखा को 5-6 अनुच्छेदों में विभाजित कर लेना चाहिए। निबंध को एक जगह से आपने प्रारंभ किया और लिखते गए और एंड तक कोई भी अपना पैराग्राफ चेंज नहीं किए, अपने अनुच्छेद को नहीं बदले,
तो वह निबंध आपका आकर्षक निबंध नहीं होता है। निबंध रचना में आप अपने निबंध को पैराग्राफ में चेंज कर दीजिए, अनुच्छेदों में बदल दीजिए, और कम से कम 5 से 6 अनुच्छेद होने चाहिए। दीपावली पर मान लीजिए आप निबंध लिखते हैं, तो दीपावली पर निबंध लिखने के लिए पहले आप शीर्षक लिखिए, दूसरा दीपावली का अर्थ एवं मनाने का समय आज लिख दीजिए दूसरे अनुच्छेद में, तीसरे अनुच्छेद में संक्षिप्त भूमिका लिखिए, और चौथे अनुच्छेद में दीपावली का धार्मिक महत्व लिखिए, इसका सामाजिक महत्व। उसके बाद अगले अनुच्छेद में दीपावली मनाने का ढंग, दीपावली पर घरों और बाजारों की शोभा। उसके बाद वाले अनुच्छेद में दीपावली से जुड़ी जुए की कुरीति, दीपावली पर होने वाली फिजूल खर्ची, और बारूद, पटाखों और फुलझड़ियों आदि से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, और अंत में सावधानियां एवं उपसंहार लिखना चाहिए। इस तरह से हम दीपावली के निबंध पर अनेक अनुच्छेद बना लिए, और अनुच्छेद बना देने से यह होता है कि हमारे पास जब टॉपिक मिल जाते हैं, भिन्न भिन्न टॉपिक हो जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं, तो हमको आसान हो जाता है निबंध लिखने में, और हमारे पास मटेरियल आने लगते हैं। 5वां, निबंध के एक अनुच्छेद में विषय का एक ही पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे ही दीपावली के धार्मिक महत्व से संबंधित कोई भी वाक्य बाजारों की शोभा वाले अनुच्छेद में नहीं आना चाहिए। या नहीं कि जो अनुच्छेद ऊपर आपने लिख दिया उसी अनुच्छेद की बातों को अगले अनुच्छेद में भी आप रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी अनुच्छेद में अनावश्यक बातें नहीं आनी चाहिए, जो उस टॉपिक से हट करके बातें हों। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जो मन में आया वो निबंध में लिख देते हैं। वैसे निबंध लिखने से कोई मतलब नहीं रहता। टॉपिक के अनुसार निबंध होना चाहिए। अनावश्यक बातें निबंध में भर देने से उसमें आप अच्छे मार्क प्राप्त नहीं कर सकते। निबंध की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। जहां तक संभव हो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्यों का खंडन करके जितना ही छोटा छोटा वाक्य लिखेंगे निबंध उतना ही रोचक और सरल होता है। विद्वत्ता का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास जानकारी है तो उसका निबंध में अनावश्यक प्रयोग मत कीजिए कि बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग अपने निबंध में करेंगे। ऊंचे स्तर का शब्दकोश ला करके निबंध में भर देंगे तो वह नीरस हो जाता है और लोग उसको पढ़ने से कतराने लगते हैं। इसलिए आप सरल शब्द और छोटे छोटे वाक्य बनाइए और उसको निबंध में जब लिखेंगे तो निबंध आपका रोचक होगा। निबंध लेखन का अभ्यास करते रहना चाहिए। निबंध एक दिन में तैयार नहीं होता है। निबंध लिखने के लिए आपको रेगुलर अभ्यास में रहना चाहिए, नियमित रहना चाहिए। अगर आप निबंध से प्रेम करते हैं तो आपको प्रत्येक दिन 1 से 2 निबंध लिखने चाहिए। उससे आपके शब्दकोश बढ़ेंगे, आपको निबंध के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप एक सुंदर निबंधकार हो सकते हैं। उससे आत्मविश्वास जगता है, निबंधों की गुणवत्ता सुधरती है। इसके साथ ही परीक्षा में निबंध लिखने में कितना समय लग सकता है इसका आपको पता चल जाता है। अभ्यास में रहेंगे तो ये पता चल जाएगा कि मैं कितने मिनट में निबंध को अच्छा से लिख सकते हैं। परीक्षा में हमको अगर 20 मिनट में निबंध पूरा करना है, 25 नंबर है, तो 25 नंबर पाने के लिए
हमें 20 मिनट अपना समय उस पर देना है, आधा घंटा समय देना है, तो हम आसानी से दे लेते हैं। अगर हम अभ्यास में रहते हैं तो हमारे निबंध के शब्द 400 वर्ड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं नियत समय में। इसलिए अभ्यास करने से समय भी फिक्स हो जाता है। निबंध के अंग, निबंध के अंग सामान्यतः निबंध के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। 4 अंग निबंध के माने जाते हैं। पहला होता है शीर्षक, शीर्षक। दूसरा होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना। तीसरा होता है विस्तार, और चौथा होता है उपसंहार। उपसंहार। शीर्षक, निबंध का शीर्षक एक शब्द का भी हो सकता है और 1-2 पंक्तियों का भी। कोई अनिवार्य नहीं है कि परीक्षा में एक शब्द का आपका निबंध आवे। जैसे आप अभी हम बताए हैं दीपावली, दशहरा, होली, बसंत ऋतु, इस तरह के निबंध एक शब्दों में हो जाते हैं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं। निबंध वाक्यों में भी होते हैं। जैसे आज पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है और इसमें अपने विचार से आप विश्व को देखते हुए किस प्रकार से बच सकते हैं और दूसरों को बचाने की प्रेरणा दे सकते हैं, विस्तार से लिखिए। ये वाक्यों में निबंध हो गया। तो शीर्षक जो होता है शब्दों में भी होता है और वाक्यों में भी होता है। जैसे मित्रता, आज कोई भाव या फिर कोई सूक्ति या लोकोक्ति, कभी कभी शीर्षक स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे विश्व शांति या टेलीविजन, यहां इन विषयों के गुण प्रभाव आज में से क्या जानना चाहते हैं स्पष्ट नहीं होता। ऐसे शीर्षक के निबंध में यथावश्यक विषय के सभी पक्षों को स्थान देना चाहिए। जो निबंध विलुप्त हो, उसका उद्देश्य या वो क्या पूछ रहा है वह हमें स्पष्ट नहीं दिखता, तो हमें उसके सारे पहलुओं पर विचार करके लिखना चाहिए कि कोई पहलू न छूटे। जैसे अगर हम घर के लोग, एक बहुत छोटा उदाहरण और सटीक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अगर घर के लोग आपको ये न बताएं कि बाजार से आप कौन सी सब्जी लेकर के आना है, ये आपको जानकारी नहीं है, तो आप बाजार में गए तो अपने कॉमन सेंस से सब्जी खरीदें। तो आपको ये सोचना चाहिए कि सब्जी हम जो खरीद रहे हैं उसमें क्या क्या पड़ना चाहिए। मान लीजिए हम परवल सब खरीद लिए, तो परवल खरीद लिए तो उस परवल में टमाटर की जरूरत पड़ेगी, परवल में हरा मिर्चा की जरूरत पड़ेगी, अदरक की जरूरत पड़ेगी, धनिया पत्ता की जरूरत पड़ेगी, तो आलू की जरूरत पड़ेगी, प्याज की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को जब हम खरीद लेंगे तो घर जाने पर फिर से कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि आपने कैसी सब्जी लाया, परवल ले आ दिए, टमाटर नहीं लाए, प्याज नहीं लाए, लहसुन नहीं लाए, अदरक नहीं लाए, धनिया पत्ता नहीं लाए, मिर्चा नहीं लाए।
तो आपको 10 बार बाजार जाना पड़ेगा, तो आप एक कुशल बाजार करने वाले नहीं कहे जाएंगे। इसलिए जो जिसमें उद्देश्य, जिसमें कुछ बातें छुपी रहती हैं, वैसे निबंध में हर पहलुओं को थोड़ा थोड़ा झांक लेना चाहिए, जिससे कि निबंध देने वाला उसको क्या क्या चाहिए वो आपके निबंध से प्राप्त कर लेगा। इसलिए वैसे निबंधों को विस्तार से लिखना चाहिए। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है कि विषय क्या है। प्रस्तावना में लेखक यह बतला देता है कि वह विषय के बारे में क्या कहना चाहता है और किस ढंग से उसे कहेगा। यह प्रस्तावना में होता है कि हम अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त करना चाहते हैं और क्या कहेंगे, वह चीज हमारा प्रस्तावना में लिखित होता है। और तीसरा विस्तार। विस्तार में निबंध का कलेवर या शरीर रहता है। पूरा निबंध में उसका पूरा शरीर अर्थात नख से शिख तक पूरा वर्णन रहता है और उस वर्णन को विस्तार में लिखा जाता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत अंग है। विस्तार जो होता है निबंध का सबसे बड़ा भाग है। बड़ा भाग यह संक्षिप्त नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है। जितनी भी बातें लिखनी होती हैं अब उसको विस्तार वाले पार्ट में लिखते हैं। निबंध लेखन को विषय के बारे में अपना सारा ज्ञान संक्षेप में तथा मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करना होता है। जो आप विस्तार में लिखेंगे उसमें आप निबंध का पूरा हिस्सा ज्ञान अपना संक्षेप में वहां प्रदर्शित कर सकते हैं और मनोरंजक शैली में भी आप उसको लिखेंगे जिससे मन प्रसन्न हो। निबंध ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि जिसमें पढ़ने वाला ऊब जाए। कभी कभी आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं जो कहानी नीरस हो जाती है। तो नीरस हो जाती है तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती है, तो आप का पढ़ाई से मन हट गया, आप सो गए। तो नीरस निबंध रहेगा तो देखने वाले को जब उसमें मनोरंजन नहीं दिखेगा तो वह निबंध पढ़ना बंद कर देता है। इसलिए निबंध रोचक होना चाहिए। यह प्रस्तुति विषय के विभिन्न पक्षों को अलग अलग अनुच्छेद में लिखकर की जाती है। विस्तार जो लिखते हैं उसको ये नहीं है कि एक ही बार शुरू किए और विस्तार वाला जो अनुच्छेद है उसको पूरा कर दिए, नहीं। विस्तार को भी अलग अलग अनुच्छेद में बांट देना चाहिए और अलग अलग अनुच्छेदों में उसको लिखना चाहिए, तो उससे निबंध हमारा आकर्षक होता है। और चौथा टॉपिक है उपसंहार। जब आप विस्तार से सब कुछ लिख लेंगे उसके बाद उपसंहार लिखते हैं। उपसंहार में निबंध का अंतिम भाग उपसंहार होता है। अब उसके बाद कुछ नहीं रहता, निबंध आप कुछ उसके आगे बढ़ा नहीं सकते। उपसंहार में जो लिख लेंगे उसके बाद आप चाहें कि हम निबंध को कुछ याद आ जाए तो उसको हम विस्तार में कर दें, तो वह विस्तार में नहीं किया जा सकता। वह अब उपसंहार में उपसंहार की बातें समाप्त हो गई तो निबंध आपका वहीं रुक जाएगा। तो इसमें लेखक निबंध में आरंभ से अंत तक प्रस्तुत किए गए विषय के सभी पक्षों का सार लिखता है, सारांश। पूरा आप जो निबंध लिखते हैं उस पूरे निबंध का सारांश क्या है वह उपसंहार में लिखा जाता है।
और अंत में विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि हमारे इस निबंध का पक्ष क्या है और इस निबंध का विपक्ष क्या है। क्योंकि किसी भी निबंध के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष का माने एक और दूसरा विपक्ष का। तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को हम उसमें दर्शाते हैं। इस प्रकार से निबंध लिखने का यह तरीका आप लोगों को बताए। निबंध के भेद भी होते हैं। भेद निबंध के 4 भेद होते हैं। निबंध के 4 भेद होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध, तीसरा होता है भावात्मक निबंध और चौथा होता है विचारात्मक निबंध। इस तरह से निबंध के 4 भेद होते हैं। वर्णनात्मक निबंध क्या है? वर्णनात्मक निबंध होता है जिसमें प्रकृति की वस्तुएं, जो देखी और सुनी हुई वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन पदार्थ हैं, यात्रा त्योहार हैं, मेला पर्व, दर्शनीय स्थल, ऋतु विशेष या व्यक्ति विशेष आदि का वर्णन होता है। इस वर्णन में लेखक अपनी निरीक्षण शक्ति तथा कल्पना शक्ति के द्वारा सरसता और सजीवता का संचार करता है। यह वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। और दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में विषय वस्तु का विश्लेषण करते हुए विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अतः इन्हें विश्लेषणात्मक निबंध भी कहते हैं। जिसका हम विश्लेषण करते हैं वह विवरणात्मक निबंध कहलाता है, विश्लेषणात्मक निबंध कहलाता है। इन निबंधों में राष्ट्रीय समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेष घटनाओं, पौराणिक वृत्तांतों, ऐतिहासिक कथाओं, जीवनियों तथा बीती हुई घटनाओं आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। निबंध काल्पनिक और वास्तविक 2 प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के निबंध इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें काल्पनिक भी निबंध होते हैं और वास्तविक निबंध होते हैं और दोनों विवरणात्मक निबंध के अंतर आते हैं। और तीसरा निबंध होता है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध क्या है? तो भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता के साथ ही साथ आत्मीय स्पर्श तथा ललित शब्दावली का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार के निबंधों में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा आज किसी न किसी भाव का वर्णन होता है। ऐसे निबंध लिखने के लिए लेखक का स्वयं भावुक और कल्पनाशील होना आवश्यक है। मान लीजिए आप प्रेम पर निबंध लिख रहे हैं, आपके अंदर प्रेम की भावना यदि नहीं जगती है तो आप निबंध नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपके अंदर उस तरह से भावुक होकर और कल्पना करके निबंध को लिखना चाहिए। निबंध कल्पना प्रधान होने के कारण इसी श्रेणी में आते हैं। साथ ही यदि मैं शिक्षक होता जैसे निबंध भी इसी श्रेणी के हैं। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि मैं शिक्षक होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं वैज्ञानिक होता तो क्या करता?
अब ये काल्पनिक निबंध है और उस काल्पनिक निबंधों को इस भावात्मक निबंध में लिखे जाते हैं। और चौथा अंतिम विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध चिंतन प्रधान होता है, क्योंकि आपका विचार किस तरह का है और आप किस प्रकार का चिंतन करते हैं, वैसे निबंध इसको कहते हैं विचारात्मक निबंध। इसमें लेखक किसी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक आदि समस्याओं पर अपने तर्क या बौद्धिक दृष्टिकोण से विचार कर उसके पक्ष में या विपक्ष में विस्तार से अपनी सम्मति देता है। जैसे दूरदर्शन से हानि और लाभ, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ऐसे निबंध लिखने के लिए लेखक के पास प्रामाणिक जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वह विषय के पक्ष या विपक्ष में तर्क सम्मत और प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत कर सके। समीक्षा संबंधी निबंध भी इसी श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखें कि किसी कृति की समीक्षा करना और समीक्षात्मक निबंध लिखना दोनों अलग बातें होती हैं। प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक निबंध, इन निबंधों का विषय कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थल, समारोह आदि कुछ भी हो सकता है। निबंध का उद्देश्य होता है दिए गए विषय का वर्णन करना। निबंध लिखने से पहले हमें विषय को पूरी गहराई से समझ लेना चाहिए और तब हम उस निबंध को विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। इसलिए निबंध को लिखने से पहले हमें इन सारी बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि निबंध में शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार, उपसंहार, उसके साथ साथ निबंध के जो भेद होते हैं उन भेदों के अनुसार आप लोग लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को एक निबंध होमवर्क में दे रहा हूं कि आप निबंध किस प्रकार लिख रहे हैं, इसका ज्ञान हो सके। निबंध आप लोगों के लिए गृह कार्य में है कि वृक्ष अपने काटने वाले को भी छाया, फल और लकड़ी देता है। प्रस्तुत पंक्ति को आधार बनाकर एक निबंध लिखिए। एक बार और सुन लें। वृक्ष अपने काटने वालों को भी छाया, फल और लकड़ी देता है। प्रस्तुत पंक्ति को आधार बनाकर एक लेख लिखिए। इस गृह कार्य को आप पूरा करके विद्यालय खुलने के बाद अवश्य दिखाएंगे। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में।